मान्यवर, संस्कृतम भारतम के अंतर्गत आज हम बड़े मनोयोग के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ न्याय शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ तर्क भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ संवाद स्थापित करते हैं, अपनी सम्मतियां प्रदान करते हैं और प्रश्न प्रति प्रश्न पूछते हैं। इसलिए आपका बहुत स्वागत, अभिवंदन, अभिनंदन। हम यहाँ पर प्रमेय निरूपण के अंतर्गत अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे थे और प्रमेय निरूपण के अंतर्गत हमने आत्मा, शरीर और इंद्रिय इनकी चर्चा पूरी कर ली थी। प्रमेय में कितने आते हैं ये स्वयं तर्कभाषाकार ने न्याय सूत्र को उद्धृत किया है और बताया है कि आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, फल, दोष, अपवर्ग ये प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। इनमें से हमने आत्म, शरीर और इंद्रिय की बातें पूरी कर ली और आज अर्थ के संबंध में अपनी बातें कहनी है। तो अर्थ के संबंध में जितने भी उसके अंतर्गत आते हैं उसका निरूपण इन्होंने करते हुए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय बताया है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा जो समूह है वो सब वैशेषिक शास्त्र से ले लिया गया है। तो मैंने कहा है कि न्याय और वैशेषिक दोनों का संप्रदाय एक ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे से परस्पर समानता रखते हैं और एक दूसरे से परस्पर सहयोग स्थापित करते अपनी पूरी बातें कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अर्थ के अंतर्गत पूरा वैशेषिक से ले लिया है। केवल बात इतनी है कि वैशेषिक ने उसको पदार्थ नाम दिया है और इन्होंने उसको अर्थ नाम दिया है। बस उन्होंने पदार्थ कहा और इन्होंने अर्थ कहा और पूरा की पूरा चीजें यहां पर ले ली। और ये जो पूरी चीजें ली हैं वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। मैंने आपको एक बार कहा था कि शास्त्र बनने के लिए क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है और उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण करना। वैशेषिक शास्त्र ने विश्व के पदार्थों का जितना बढ़िया वर्गीकरण किया है उतना तो अन्य किसी शास्त्र में प्राप्त नहीं होता है। यानी आप ये सोचिए कि विश्व के जितने पदार्थ हैं उनको 7 भागों में बांट दिया। आप या कोई ऐसा कर सकते हैं? कोई भी चीज छूटने ना पाए, बचने ना पाए, कुछ भी, सब कुछ उसमें समाहित हो जाए 7 में। बड़ा कठिन है। अपने विश्व में जितने भी पदार्थ के, जितने विषयों के ग्रंथ बने हैं उनमें अलग अलग वर्गीकरण है। जूलॉजी का अलग वर्गीकरण है, फिजिक्स का अलग है, रसायन शास्त्र का अलग है, परंतु पूरे विश्व में जितने पदार्थ पाए जाते हैं उन सब का वर्गीकरण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। और दूसरी विशेषता यह रही है कि वो वर्गीकरण उन्होंने न्याय का जो सेटअप है, न्याय की जो अवधारणा है उसके अनुसार प्रस्तुत किया है। तो मैं कहूं कि न्याय की अवधारणा को मानते हुए समूचे विश्व के पदार्थों का वर्गीकरण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो ठीक उसी चीज को तर्कभाषाकार ने अथवा न्याय शास्त्र के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये 6 पदार्थ होते हैं और इनको यहां पर न्याय में अर्थ के अंतर्गत नाम दिया है और उसके पश्चात द्रव्य की व्याख्या कर रहे हैं। तो द्रव्य की व्याख्या में इन्होंने कहा कि समवायी कारणम द्रव्यम, जो समवायी कारण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। जो विभिन्न पदार्थ हैं, गुण, कर्म इत्यादि, उनका जो समवायी कारण होता है उसको द्रव्य कहते हैं। अथवा गुणाश्रय हुआ, अथवा गुण का आश्रय होता है, गुण उसमें समवाय संबंध से रहता है, इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। तो 2 बातें कहीं, या तो वह गुण इत्यादि का समवायी कारण होता है अथवा गुण उसमें समवाय संबंध से रहते हैं। तो जिसमें गुण समवाय संबंध से रहें अथवा जो गुण क्रिया इत्यादि का समवायी कारण हो उसको द्रव्य कहा जाता है। यह परिभाषा इन्होंने स्थापित की। अब ये जो परिभाषा है उससे ये बात स्पष्ट निकलती है, अलग अलग निकलती है कि
द्रव्य अलग है और गुण अलग है, द्रव्य अलग है और क्रिया अलग है। यह बात सही है कि द्रव्य में गुण अवश्य रहता है, उससे अतिरिक्त नहीं देखा जाता, परंतु वो द्रव्य की जो आत्मा है वो गुण की आत्मा नहीं है। गुण भिन्न स्वरूप वाला है और द्रव्य भिन्न स्वरूप वाला है, ऐसी मान्यता है उसमें, और उनमें आधारादेव संबंध स्थापित है। द्रव्य आधार है और गुण क्रिया इत्यादि आधेय हैं। तो आधार आधेय भाव का जो संबंध है वह द्रव्य में स्थापित होता है। इस प्रकार से वे दोनों भिन्न होते हैं। और ये जो अवधारणा है वो हम अपने जगत में जिस प्रकार से चीज़ों को सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार की अवधारणा न्याय में विकसित की गई है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पट में शुक्ल रूप रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गंध रहती है, उसमें विभिन्न प्रकार का स्पर्श रहता है, तो इत्यादि बातों को सोचते हैं। और इत्यादि बातों का ही प्रतिपादन, जैसा कि हम पूरे अपने समाज के व्यवहार में से सोचते हैं, उस प्रकार का ही बातों का प्रतिपादन इस न्याय शास्त्र में किया गया है। इसलिए जो न्याय शास्त्र है वो समाज से जुड़ा हुआ है। परंतु ऐसा करने पर भी बार बार ये सोच में आता है, बार बार प्रश्न उठता है कि अगर द्रव्य गुण कर्म इत्यादि अलग हैं तो वह अलग दिखाई क्यों नहीं पड़ते, अलग हम उनको क्यों नहीं कर पाते। एक तरफ हम कहते हैं कि द्रव्य में गुण है और वो उनसे अलग अलग है, परंतु हम उनको दिखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से उनको न दिखा पाने पर भी हम उनको ये पाते हैं कि वो एक में वर्तमान है। ऐसी ही बातें साहित्य शास्त्र में भी कही जाती हैं। महाकवि कालिदास ने कहा कि वाते वाति सुगंध पुष्प सुरभौ केन प्रतारिष्यते। मैं फिर से बोलूं, वाते वाति सुगंध पुष्प सुरभौ केन प्रतारिष्यते। उसका कहने का मतलब यह है कि जब फूलों की सुगंध वायु के चलने के कारण से हमारे घ्राण के पास पहुंचकर मैं उसकी सुगंध प्राप्त करूं, तो कौन ऐसा होगा जो कि उस सुगंध का निवारण करना चाहेगा। कितना सुंदर श्लोक है। केना प्रतारिष्यते, कौन उसका निवारण करना चाहेगा। तो मैंने इस श्लोक को आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया कि इसमें सुगंध पुष्प सुरभु कहा है। उसका अर्थ यह है कि फूल की सुगंध। तो यहां पर पुष्प क्या है, ये द्रव्य है, और सुरभि क्या है, ये गुण है। यहां पर फूल की सुगंध, यहां पर द्रव्य को गुण से पृथक करके बताया गया, इसको उससे पृथक करके बताया गया। तभी कहा कि सुगंध पुष्प सुरभु, फूल की सुगंध, तभी ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार से चाहे सामान्य व्यक्ति हो और चाहे साहित्य शास्त्र का हो, वे दोनों इन दोनों को अलग अलग मानते हैं अथवा बताते हैं। परंतु इतना होने पर भी प्रश्न उठता है। आज हम अपने द्रव्य गुण पर ही अपना व्याख्यान देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि न्याय शास्त्र द्रव्य गुण को भिन्न भिन्न मानता है, इसमें क्या क्या तर्क है। तो सामान्य व्यक्ति ये तो कहता है कि पट इत्यादि में द्रव्य रहता, पट इत्यादि में गुण रहता है, परंतु वो अगर ये कहूं कि संपूर्ण गुणों को मिला दीजिए, उसके बाद क्या बचता है जिसे द्रव्य कहते हैं। माने ये प्रश्न बार बार उठता है। जब भी मैं कहूं कि द्रव्य में गुण रहता है तो पूछने वाले पूछते हैं कि रूप हुआ, रस हुआ, गंध, स्पर्श हुआ, संख्या, परिमाण हुआ, पृथक्त्व हुआ, इत्यादि चीजें हैं। इन सब के पश्चात और क्या बचता है जिसको हम द्रव्य नाम दें। ये बड़ा महान और विकट प्रश्न है, और इस महान और विकट प्रश्न की हम व्याख्या आज करेंगे कि न्याय शास्त्र के अनुसार इस बात का जवाब कैसे हो सकता है, इस बात का उत्तर कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हम गुण समूह को द्रव्य मान लें, जैसे कि अन्य कुछ दार्शनिक मानते भी हैं। गुण समूह को द्रव्य क्यों ना माना जाए, गुण के आश्रय को द्रव्य क्यों माना जाए, यह प्रश्न है। मेरा प्रश्न आप सुन रहे हैं। गुण के समूह को ही द्रव्य क्यों ना मान लिया जाए, गुण के आश्रय को द्रव्य क्यों माना जाए, मतलब गुण से अतिरिक्त आश्रय द्रव्य क्यों माना जाए, समूह ही मान लिया जाए, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल समूह ही है, ऐसा क्यों ना माना जाए। तो इसके लिए हम अपने जितने तर्क हो सकते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो तर्क है उसमें यह है कि मनुष्य आंखों से रूप को देखता है, मनुष्य आंखों से रूप को देखता है और उसके पश्चात त्वचा से स्पर्श करता है,
यह हम आपका सर्वसाधारण का अनुभव है। आंखों से रूप को देखता है और उसके पश्चात त्वचा से स्पर्श करता है। त्वचा से स्पर्श करने के बाद वो ये अनुभव करता है कि मैंने पहले जिस द्रव्य को देखा उसी का अनुभव कर रहा हूं। तो आंखों से उसने दो चीज देखी। कौन कौन सी? रूप को देखा और उसके पश्चात रूप वाले द्रव्य को देखा, पट को देखा। और त्वचा से क्या किया उसने? त्वचा से स्पर्श को देखा और स्पर्श के पश्चात स्पर्श वाले द्रव्य को देखा। तो गुण में तो भिन्न भिन्न है। आंखों से केवल रूप को ही देखा, स्पर्श को नहीं। त्वचा से केवल स्पर्श को ही देखा, रूप को नहीं। परंतु दोनों में एक समानता है। समानता यह है कि आंखों से भी उसी द्रव्य को देखा और त्वचा से भी उसी द्रव्य को देखा। मैं क्या कह रहा हूं आपको? आंखों से जो दिखाई पड़ता है उसमें और त्वचा से जो प्रत्यक्ष होता है उसमें एक समानता है और एक भिन्नता है। आंखों से केवल रूप देखा जाता है, त्वचा से केवल स्पर्श देखा जाता है। मगर आंखें और त्वचा, इन दोनों से द्रव्य देखा जाता है, इन दोनों से द्रव्य का प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैंने आंखों से जिसको देखा, माने आंखों से जिस द्रव्य को देखा उसी को मैं त्वचा से भी देख रहा हूं। तब फिर बताइए, ऐसी कोई वस्तु भिन्न होनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं ये कहूं कि गुण समूह द्रव्य है, केवल रूप है और स्पर्श है, अगर मैं ये कहूं कि केवल रूप है और केवल स्पर्श है और द्रव्य नामक कुछ नहीं है, तो ये जो अनुभूति है कि एक ऐसी चीज है जिसको मैंने दोनों के द्वारा देखा, आंखों से भी और त्वचा से भी, ये अनुभूति कैसे हो पाएगी? ये अनुभूति तभी हो सकती है जबकि रूप और स्पर्श, इन दोनों से द्रव्य कोई भिन्न वस्तु हो और जिसका हम दोनों इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर पाते हो। तो इस प्रकार से ये जो भिन्नता है, ये जो विशिष्टता है कि एक के संदर्भ में हम कहते हैं कि इंद्रिय से एक का ही प्रत्यक्ष होता है, दूसरे के संदर्भ में कहते हैं कि दोनों इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है और उसी का प्रत्यक्ष होता है जो पहले वाले का। ये जो विशिष्टता है, इसकी व्याख्या केवल तभी हो सकती है जबकि हम गुण को माने और गुण के अलावा द्रव्य माने। दूसरी स्थिति में वो व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से इसलिए हमको ये मानना होगा कि ये दोनों अपने आप में भिन्न भिन्न हैं। और इसके साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कि कोई रूप है, किसी का कोई रूप है और वो रूप छिप गया और छिपने के पश्चात भी हमको पुनः वही द्रव्य उपलब्ध हो जाता है। ये मैं दूसरी बातें कह रहा हूं। आप कॉपी में लिख सकते हैं, मेरे जो तर्क हैं उनका आप कॉपी में अलग अलग लिख सकते हैं। हमारा पहला वाला तर्क कौन सा था? रूप से द्रव्य को पृथक मानने पहला वाला तर्क कौन सा था? कि रूप को देखने के पश्चात भी और स्पर्श को देखने के पश्चात भी वही चीज है, वही द्रव्य, उसको मैं उपलब्ध करता हूं। ये एक तर्क हुआ। दूसरी बात मैं आगे कहने जा रहा हूं। मैं आगे दूसरी बात कहने जा रहा हूं कि किसी वस्तु के रूप छिप जाने पर भी उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष हो जाता है। मेरे घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और यज्ञ में मैंने वेदी बनवाई और वेदी में मैंने 4 खंबे लगाए, 4 केले के खंबे लगाए। तो केले के जो खंबे उनको मैंने चारों तरफ दिशा में लगाया और उन केले के खंभों के चारों तरफ मैंने लाल रंग का कपड़ा लपेट दिया। केले के खंबे के चारों तरफ मैंने लाल रंग का कपड़ा लपेट दिया। तो लाल रंग के कपड़े को लपेटने के बाद भी मैंने ये जान लिया कि वो केला है, केला द्रव्य मैंने जान लिया। तो यहां पर क्या छिप गया? वो जो हरा रंग था उस केले का, वो रंग छिप गया, वो गुण छिप गया और जो उस कपड़े का लाल रंग है वो मुझको दिखाई पड़ा। तो अन्य वस्तु के गुण के आने पर भी मैंने द्रव्य को उसी रूप में पहचान लिया। मतलब उस कपड़े के लगने से पहले भी और बाद में भी मैंने पहचान लिया कि वो केला है। तो जब उस केले का गुण छिप गया, जब उस कपड़े का नया गुण आ गया, तो उस दशा में मैंने कैसे जान पाया कि ये वही केला है? वही केला का मतलब ये वही खंभा है,
ये मैंने कैसे जान लिया? इससे सिद्ध हुआ कि उस गुण से कोई भिन्न वस्तु है, उस गुण से कोई भिन्न वस्तु है, क्योंकि पहला वाला गुण तो छिप गया, हरा रंग का जो गुण था वो तो छिप गया। तो इसलिए अगर गुण समूह ही द्रव्य होता तो वो गुण तो छिप गया। छिपने के पश्चात भी हमको एक अतिरिक्त वस्तु जो कि हमने पहले देखा था उसकी प्रतीति लाल कपड़े के बाद भी हो गई। इससे सिद्ध होता है कि उसका जो गुण है अपना, उससे कुछ भिन्न है द्रव्य, वो ऐसा प्रतीत होता है। तो इससे उसका जो आयाम है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, उसको देख के मैंने उस द्रव्य को कहा। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस वस्तु का हम रूप और स्पर्श दोनों अनुभव करते हैं और दोनों अनुभव करने के पश्चात हम दोनों में एक ही द्रव्य है ऐसी अनुभूति कर लेते हैं, तो उसमें हम ये पक्का पा लेते हैं कि यहां पर गुण से भिन्न द्रव्य अवश्य मौजूद है। माने हमारे जागतिक जीवन में गुण से द्रव्य को भिन्न करने की बहुत बढ़िया पहचान है, जहां पर हम दोनों माने रूप को भी और स्पर्श को भी दोनों को देखते हैं और दोनों उपायों से हम एक ही द्रव्य का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। वहां पर हम पक्की तरह से कह देते हैं कि यहां पर द्रव्य गुण से भिन्न अवश्य रूप में मौजूद है, यानी गुण से भिन्न द्रव्य अवश्य मौजूद है। इसकी पहचानने के लिए हमारे पास भी ये बहुत पक्का उपाय है। अगर मैं एक ही चीज का रूप से भी प्रत्यक्ष कर लूं और स्पर्श से भी प्रत्यक्ष कर लूं, तो उसको अलग सिद्ध करने का हमारे पास बहुत बढ़िया उपाय है। इसीलिए जिस वस्तु का हम केवल एक ही इंद्रिय से प्रत्यक्ष कर पाते हैं, उसके संबंध में हमको संदेह होता है कि हमने द्रव्य का प्रत्यक्ष किया है कि नहीं किया। ये संदेह होता है हमें, जैसे कि वायु है। अब आप बताइए, वायु का स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, परंतु वायु को रूप का प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, क्योंकि रूप है ही नहीं उसमें, ऐसा न्याय वाले मानते हैं। वायु के संदर्भ में हम लोग ये मानते हैं कि वायु का स्पर्श तो होता है, परंतु उसमें रूप है ही नहीं, इसलिए रूप का प्रत्यक्ष होता ही नहीं। तो हम यहां पर दो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पट को हमने दो इंद्रियों से स्पर्श किया, कौन सी दो इंद्रियों से? चक्षु से भी और त्वचा से भी। वायु के संदर्भ में ऐसा नहीं है। वायु के संदर्भ में हमारी जो चक्षु है वो निरर्थक हो जाती है, केवल त्वचा से ही हम स्पर्श कर पाते हैं। तो जब एक ही इंद्रिय से स्पर्श कर पाते हैं तो हम वो बात नहीं लगा पाएंगे ना, जो मैंने पहले कहा था कि जो हमने त्वचा से देखा वही चक्षु से देखा। इस बात को हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर तो केवल त्वचा से स्पर्श कर पाते हैं। तो जहाँ पर केवल त्वचा से स्पर्श कर पाते हैं, वहाँ पर यह संदेह बना ही रहता है कि वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष किया कि नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष किया कि नहीं किया। देखिए, पट के संबंध में पट द्रव्य का प्रत्यक्ष किया, इसमें हम पक्के हैं। क्यों पक्के हैं? क्योंकि दोनों इंद्रियों से एक ही द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ है। मगर वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, इस संबंध में हमको संशय है कि गुण का प्रत्यक्ष तो हो जाता है। कौन सा गुण? वायु ठंडी हो रही है या अनुष्णाशील है इत्यादि, गुण का प्रत्यक्ष तो हो जाता है त्वचा से, परंतु उससे वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, इस संबंध में हमको संदेह है। हाँ, सामान्य व्यक्ति को भी संदेह है और दर्शन शास्त्र में भी संदेह है ना। कमाल, दर्शन शास्त्र में भी न्याय में दो प्रकार के मत हैं। जो प्राचीन जो लोग हैं वो कहते हैं कि द्रव्य का प्रत्यक्ष, वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और जो नवीन न्याय वाले कहे हैं वो कहते हैं कि वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। मतलब केवल आम सामान्य आदमी ही नहीं, न्याय के विद्वानों में भी ये संदेह बना हुआ है कि वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं। विद्वानों में भी ये मतभेद बना हुआ है। मेरी बात को स्पष्ट समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वायु द्रव्य नहीं होता। वायु द्रव्य तो होता ही है। वायु द्रव्य के होने या न होने में संदेह नहीं है। वायु द्रव्य के प्रत्यक्ष होने या न होने में संदेह है। वायु द्रव्य तो है, परंतु वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, इस बात में संदेह है। तो इस बात में संदेह क्यों है? क्योंकि हम वायु द्रव्य का केवल एक ही इंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं, दूसरी इंद्रिय से प्रत्यक्ष करने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसमें रूप ही नहीं है, इसलिए संदेह होता है। इससे सिद्ध हुआ कि जहां पर रूप और स्पर्श दोनों उपलब्ध हैं, उसमें यह पक्का है कि उससे द्रव्य भिन्न है। अब देखिए ना, हमारे पास 5 इंद्रिय हैं,
तो 5 इंद्रियों में से चक्षु और त्वचा, इन दोनों से हमको द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। मगर 2 ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये सब लोग मानते हैं, ये सब लोग मानते हैं और सामान्य लोग भी मानते हैं। वो कौन सी इंद्रियां हैं? वो है घ्राण और रसना। ये जो 2 इंद्रियां हैं, घ्राण और रसना, उससे सब लोग मानते हैं कि इन 2 इंद्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। मेरी बात आप सुन रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें द्रव्य नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उन इंद्रियों से द्रव्य के होते हुए भी उन इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे घ्राण वाली बात है, तो घ्राण में मैं फूल की सुगंध लेता हूं, तो पुष्प कहीं दूरी पर है, वहां के जो पराग कण है वो उड़कर मेरे पास आए, नासिका के अंदर घ्राण में आए, और घ्राण से उसको सुगंध की अनुभूति हुई। तो हम सामान्य जन भी और शास्त्र के विद्वान भी, जब मैं आंखें बंद करके फूलों की सुगंध को ग्रहण करता हूं, आंखें बंद करके जब मैं फूलों की सुगंध को ग्रहण करता हूं, तो मैं किसका ग्रहण करता हूं? मुझको और शास्त्र के विद्वानों को भी प्रतीति होती है कि मैं गंध का प्रत्यक्ष करता हूं, परंतु गंध वाले पुष्प का, माने द्रव्य का, मैं प्रत्यक्ष नहीं करता हूं। गंध का प्रत्यक्ष करता हूं, गंध वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष मैं घ्राण के द्वारा नहीं करता हूं। इसी प्रकार से त्वचा के द्वारा मैं स्पर्श का प्रत्यक्ष करता हूं, मगर स्पर्श वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं करता हूं। नहीं, रसना की बात मैं भूल गया, रसना की बात मैं करता हूं। रसना के द्वारा मैं रस का प्रत्यक्ष करता हूं, मगर रस वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष में नहीं करता। तो इस प्रकार से 2 इंद्रियां हैं, घ्राण और रसना। इन 2 इंद्रियों से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण का ही प्रत्यक्ष होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि विभिन्न वस्तुओं में गुण और द्रव्य तो अलग अलग हैं, परंतु उनके प्रत्यक्ष वाली जो बात है वो कुछ इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है और कुछ इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। चक्षु और त्वचा से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है और घ्राण और रसना से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसमें वह नहीं है, रहता तो सर्वत्र है। तो इस प्रकार अब अगर ये कोई पूछे कि द्रव्य का क्या स्वरूप है, तो मैं ये परिकल्पना कर सकता हूं कि किसी गुण को देखने के पश्चात जब मैं द्रव्य का प्रत्यक्ष करता हूं, तो द्रव्य के प्रत्यक्ष के संदर्भ में मैं आयाम देखता होऊंगा, मतलब लंबाई चौड़ाई इत्यादि का प्रत्यक्ष करूंगा, और मैं ये कल्पना करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि उसमें गति अवश्य होती होगी, उसमें रूप के साथ साथ रस, स्पर्श, गंध इत्यादि भी जरूर होते होंगे। तो इस प्रकार की परिकल्पना मैं करता हूं, रूप को देख करके उसमें गति अवश्य होती होगी। तो अगर मैं रूप को देखूं और रूप के साथ साथ मैं उसकी गति को भी देख लूं, तो मुझे परिकल्पना होती है कि जरूर ये द्रव्य है, क्योंकि रूप भी है और उसमें गति भी है। तो रूप वाला भी द्रव्य होता है और गति वाला भी द्रव्य होता है। तो जिस प्रकार से इसमें गति है, तो इससे मुझे अपेक्षा बनती है कि द्रव्य अवश्य होगा। जानते हैं आप, अभी ये प्रसंगांतर वाली बात जैसी है कि जो अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे के समय में कुछ लोग कहते हैं कि वो द्रव्य है। तो द्रव्य है, उसमें क्या तर्क देते हैं कि अंधकार जो है द्रव्य है, और उसमें क्या कारण है कि गतिशील होने के कारण से, क्योंकि जो द्रव्य होता है वो गतिशील होता है। तो कुछ लोगों का अंधकार गतिशील दिखाई पड़ता है। अब ये कैसे होता है ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मगर मैं केवल ये बता रहा हूँ कि द्रव्य में गतिशीलता की कल्पना अथवा अपेक्षा होती है, और जिसमें इस प्रकार की गति अथवा हो तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वो द्रव्य अवश्य होता होगा। तो इन कारणों से, इन उपायों से हम गुण से भिन्न द्रव्य को सिद्ध कर लेते हैं, और आयाम इत्यादि के रूप में, गति इत्यादि के रूप में, गति वाले के रूप में हम द्रव्य को देख सकते हैं। अभी तक मैंने आपके समक्ष दर्शन शास्त्र और सामान्य मनुष्य के द्वारा गुण से द्रव्य को भिन्न अथवा अतिरिक्त सिद्ध करने में जो जो बातें हो सकती हैं वो मैंने आपको स्पष्ट की। अब ये आ गई नई दुनिया, और नई दुनिया में मॉडर्न साइंस आई, मॉडर्न फिजिक्स आया। उसको हम पृष्ठभूमि में रखकर अपनी बातें कर सकते हैं कि नहीं? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो हम जिस तर्क भाषा को, जिस न्याय को पढ़ते आ रहे हैं,
तो उस जमाने में जितनी मॉडर्न साइंस की चीज़ें उपलब्ध थीं, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके आलोक में हम अपनी बातें किया करते थे। मगर अब आज हमारे पास ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध हैं कि हमें ज़रूरी हो गया है कि हम उनके आलोक में भी अपनी बातें कहें। और अगर हम उनके आलोक में अपनी बातें नहीं कह पाते तो हम ये कहेंगे कि न्यायशास्त्र प्रगतिशील नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्यों अपनी बातों को नहीं कहता है? ये स्थिति है। आजकल हम कंप्यूटर में देखते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है और उसके बाद जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हार्ड कॉपी निकल आती है। तो एक सॉफ्ट कॉपी होती है और एक हार्ड कॉपी होती है। ये जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी होती है ना, उसमें क्या भिन्नता है और वो किस स्थिति वाला, ये बताइए। ये बताना बहुत जरूरी है। अपने पूरे देश के जितने बैंक हैं, उन बैंक में प्रत्येक मनुष्य का जो हिसाब है वो तो सब सॉफ्ट कॉपी में लिखा हुआ है। सॉफ्ट कॉपी में लिखा हुआ, कागज में नहीं। उस सॉफ्ट कॉपी में जो हिसाब लिखा है उसको हम त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, केवल आंखों से देख सकते हैं। तो अभी तक तो ये कल्पना थी कि जिसको आंखों से देखते हैं उसको त्वचा से छूते हैं, ये कल्पना थी। और अब ये कल्पना गायब हो गई कि जिसको आंखों से देखते हैं उसको त्वचा से छूते भी हैं। गलत हो गई ये बात। ऐसी भी स्थिति आ गई कि आंखों से तो देखते हैं और त्वचा से नहीं छू सकते। अब ऐसी विचित्र चीज जिसको हम कि आंखों से ही देखें और त्वचा से न छू पाएं, इतनी जो सॉफ्ट चीज है, सॉफ्ट नरम जो चीज है, उसमें पूरी दुनिया के लोगों के बैंक का हिसाब लिखा हुआ है और वो बैंक का हिसाब उतना ही प्रामाणिक है, सबको मान्य है उतना। तो सॉफ्ट होने के बावजूद भी कितने हार्ड हो गई वो, ये विचित्र चीज है। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी है ये वाली, अथवा कंप्यूटर में या अथवा टीवी में जो चित्र आता है, उसकी व्याख्या हमको क्यों नहीं करनी चाहिए? द्रव्य गुण के संदर्भ में उसकी व्याख्या हमको क्यों नहीं करनी चाहिए? हमको ये लगता है कि जो बैंक में कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी है हमारे हिसाब की, अथवा जो टीवी में जो चित्र आता है वो क्या है? उसमें गुण और द्रव्य दोनों हैं या एक ही है? स्पष्टता हमको ये लगता है कि वहां पर गुण, मात्र गुण है और कुछ है ही नहीं, मात्र गुण है। और विज्ञान के लोग भी ये कहते हैं कि वहां से केवल कुछ किरणें आ रही हैं। दिल्ली जो ब्रॉडकास्टिंग का स्टेशन है, वहां से उन्होंने भेजा किरणों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, और यहां पर हमारे टीवी में भी वो परिवर्तित होकर किरणें आती और हम उन किरणों को उस व्यक्ति का अथवा उस वस्तु का रूप समझ लेते हैं। मात्र किरणें, और वो किरणें विभिन्न रंगों वाली आती हैं। तो जो विभिन्न रंगों वाली किरणें, उनको हम अधिकतम समझ सकते हैं कि गुण है। गुण कौन सा? लाल रंग है अथवा पीला रंग है अथवा नीला रंग है। वो गुण हमारे पास आया, परंतु गुण के साथ साथ और जितनी चीजें हैं वो तो कुछ भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उन गुणों के साथ साथ क्रिया भी मौजूद है, कंप्यूटर में जो लड़ाई होती रहती है उसमें क्रिया भी मौजूद है, परंतु हम यहां ये मान नहीं सकते क्रिया मौजूद है वहां पर, क्योंकि अगर क्रिया होगी तब तो वो कंप्यूटर का जो पर्दा वो फट जाएगा, कंप्यूटर का पर्दा नष्ट हो जाएगा उस क्रिया से, जितनी तेजी से युद्ध होता रहता है। अगर वहां पर कंप्यूटर में अथवा टीवी में आग जल रही है, टीवी में अगर आग जल रही है, अगर वास्तव में आग जलने की क्रिया हो, तब तो कंप्यूटर का जो पर्दा है वो भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमको क्रिया का मात्र आभास होता है। क्रिया द्रव्य के साथ मिल करके तो क्रिया में जो काम होते हैं वो सब तो वहां पर बनता नहीं। तो हम यहां पर आयाम इत्यादि को जो देखते हैं वो भी आभास मात्र है। हम यहां पर जिस क्रिया को देखते हैं वो भी आभास मात्र है। केवल मात्र उस नीली पीली जो रंग वाली वस्तुएं हैं उनको देख करके, हम उन रंगों को देख करके हम वहां पर क्रिया जो कि आभासी है, वास्तविक नहीं है, उसकी परिकल्पना कर लेते हैं। आयाम जो कि आभासी है, वास्तविक नहीं है, उसकी परिकल्पना कर लेते हैं। तो ये तो आभासी है, कौन? क्रिया अथवा आयाम इत्यादि, परंतु उनका जो और गुण है ना, जैसे कि स्पर्श इत्यादि गुण है, स्पर्श है, गंध है, रस है इत्यादि गुण तो पक्के रूप से बिल्कुल नहीं होते उसमें। टीवी में वो जो स्पर्श आदि गुण है तो वो कभी होते ही नहीं।
अब कितनी विचित्र बात हो गई। न्याय शास्त्र में माना गया है कि रूप वाला द्रव्य होता है और रूप के साथ साथ जो पार्थिव पदार्थ हैं उसमें स्पर्श जरूर होता है। पृथ्वी में 4 गुण होते हैं, रूप रस गंध इत्यादि, कम से कम 4 गुण होते हैं और 4 गुण अनिवार्य रूप से पृथ्वी में अवश्य रहते हैं। उसमें क्रिया भी अवश्य रहती है, उसमें सामान्य भी अवश्य रहता है, इत्यादि बातें हैं। तो हमने क्रिया को तो आभासी बता दिया, आयाम को तो आभासी बता दिया, और रूप के अलावा जो रस स्पर्श और गंध इत्यादि हैं उनको पक्की तरह से कह दिया कि ये वहां पर उपस्थित नहीं है। हमको पक्का मालूम है कि ये वहां पर उपस्थित नहीं है, इत्यादि बातों को हमने यहां पर मान लिया। तो अब यहां पर जबकि रूप के साथ रस स्पर्श गंध इत्यादि नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहां पर द्रव्य है? तो रूप के बिना भी द्रव्य रह गया। ये एक महान चीज है। मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए अथवा शोध के विद्वानों के लिए और विद्वानों के लिए आपके समक्ष ये इस पर विस्तृत विचार विमर्श का प्रश्न रखता हूं, और इसके आधार पर न्याय की बातों का विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक युग में नई चुनौतियां आती हैं। हम क्यों सोचें कि जो प्राचीन काल में चुनौतियां थी उसके आधार पर ही हम न्याय का विवेचन करें? हमारे सामने जो नया परिवेश है उसके आधार को हम क्यों न बनाएं? जो न्याय का विद्वान इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम संसार की इन वस्तुओं को द्रव्य गुण कर्म के आधार पर व्याख्या करेंगे, उसकी व्याख्या यहां पर आके रुकती क्यों है? रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी हम तर्क भाषा की बात करते हैं तब हम निश्चित रूप से इन बातों को भी साथ में लें, तभी वास्तव में हमारी रिसर्च पूरी होगी। बात केवल इतनी कह देना कि द्रव्य गुण कर्म इत्यादि होते हैं, ये तो अपना सामान्य सब लोग कहते चले आ रहे हैं। हमने कौन सी नई बात कही? हमने तब नई बात कही होगी जबकि हम इन चीजों को अपने साथ में लेंगे। देखिए, सामान्य मनुष्य का बोलना और विज्ञान में कोई बात कहना, ये 2 बातें अलग अलग होती हैं। विज्ञान में ये बात मानते हुए भी कि द्रव्य से गुण, द्रव्य नाम की जैसी कोई गुण नाम की जैसी कोई अलग अलग नहीं होती, इत्यादि बातों को मानते हुए भी वो लोग बोलने को तो बोलते ही हैं कि पत्ता हरे रंग का है इत्यादि बोलते हैं, परंतु जब विवेचना करने लगते हैं तो फिर उस प्रकार से करते हैं जैसे कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होता है। तो इन चीज़ों की विवेचना भी अपने आप में करनी बहुत आवश्यक होती है। तो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर द्रव्य गुण के संदर्भ में अपनी बातें रखी कि द्रव्य गुण भिन्न भिन्न किस प्रकार है, और भिन्न भिन्न होने पर भी हम उसको किस प्रकार ये मान सकते हैं कि गुण से द्रव्य होना चाहिए, और आधुनिक परिवेश में यह कैसा होता है, इत्यादि बातों को मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे विश्वास है कि आप इन बातों को बड़े विस्तार से देखेंगे। मैंने क्रम से आपके समक्ष रख दिया है, और ये बात अपनी कॉपी में भी क्रम से लिख सकते हैं, और इस विषय में जो भी प्रश्न हो वो फिर किसी अन्य संदर्भ में आप पूछ सकते हैं। तो मैं यथासम्मति इस पर और भी विवेचना प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो इस संदर्भ में जितनी विवेचना थी वो मैंने आपको कही, और इसके पश्चात अब आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने बताया कि पृथ्वी इत्यादि द्रव्य कौन होते हैं। तो इसमें कहा कि पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी होती है। तो यहां पर जो प्राचीन काल का पृथ्वी शब्द है और जो यहां पर न्यायशास्त्र में पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया गया वो सूक्ष्मता में है, वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है। सामान्यतया तो हम पृथ्वी को उसको कह लेते हैं कि जिस पर हम पैर रखकर चलते हैं, जो धरती है उसको हम पृथ्वी कह देते हैं, परंतु न्यायशास्त्र में कहा कि वह सब पृथ्वी के अंतर्गत है जिसमें गंध उपस्थित हो, यानी जिस पर हम पैर रख करके चलें या ना चलें, अगर हमको वहां पर गंध मिलती है, प्राप्त होती है, तो हम उसको पृथ्वी के अंतर्गत मानेंगे। तो इस प्रकार से जो पुष्प हैं वो भी, और पुष्प के परागकण होकर के जो हमारे पास आते हैं वो भी, ये सभी परागकण भी सूक्ष्म होते हुए भी पृथ्वी के अंतर्गत ही हैं, पृथ्वी के अंतर्गत मानने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण बनाया कि गंधवती पृथ्वी, गंध वाली पृथ्वी होती है। तो इस पृथ्वी में 4 विशेष गुण होते हैं। पृथ्वी, जल नहीं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 गुण होते हैं, परंतु इन 4 गुणों में से जो लक्षण है वो केवल गंध है। बाकी जो रूप, रस, स्पर्श हैं वो लक्षण नहीं है। देखिए,
किसी में किसी गुणों का होना और किसी का लक्षण बनना, ये दो अपने आप में चीजें अलग अलग होती हैं। माने बहुत सी वस्तुएं उसमें हो सकती हैं परंतु वो लक्षण नहीं बनेंगी क्योंकि वो अन्य जगह पर भी हैं। ऐसी कोई वस्तु जो कि वहां ही हो और अन्य जगह न पाई जाए, उसको हम बोलेंगे कि वो उसका लक्षण है। तो इस प्रकार से जो रूप रस स्पर्श है वो तो अन्य जगह भी प्राप्त होते हैं। अन्य जगह का मतलब पृथ्वी के अलावा जल तेज इत्यादि में भी, वायु इत्यादि में भी प्राप्त होते हैं। परंतु गंध नाम का एक ऐसा गुण है जो कि मात्र और मात्र पृथ्वी में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम पृथ्वी को लक्षण कहते हैं। अन्य गुणों की वर्तमानता उसमें होती है, अधिकतम गुणों की वर्तमानता होती है, परंतु लक्षण जो है वो गंध से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि गंधवती पृथ्वी। तो सामान्य प्राचीन काल से जिस पृथ्वी शब्द का प्रयोग हुआ, उस पृथ्वी शब्द के प्रयोग को यहाँ पर इस पारिभाषिक रूप में कह दिया। अब सामान्यतः तो देखिए ना, पृथ्वी शब्द कितने प्राचीन काल से चला आ रहा है। निरुक्त में भी है, वेदों में भी है, पृथ्वी शब्द आ रहा है। और निरुक्तकार में माने आज से 3000 साल पहले निरुक्तकार ने कह दिया कि पृथ्वी शब्द कैसे बना होगा, तो उन्होंने बताया प्रथनात् पृथ्वी। प्रथन होने कारण से पृथ्वी कहते हैं। अब प्रथन होने का अर्थ आप जानते हैं, प्रथन का मतलब होता है कि कोई गोल वस्तु हो उसको फ्लैट कर देना। जैसे कि पुराने ज़माने में पुरोडाश होता था ना, पुरोडाश को आटे का अथवा चावल का ऐसे बनता था, तो वो गोल होता था और गोल होने के पश्चात फिर अपने हाथों से दबा करके उसको फ्लैट कर दिया। तो ये धारणा थी, चाहे मिथि हो, हम ये कहाँ कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा होगा, मिथ भी बहुत चलती थी, तो मिथि हो, ये धारणा थी कि पहले तो गोलाकार थी और उसके पश्चात प्रजापति ने आके उसको अपने हाथों से ऐसे करके दबा दिया। दबाने से वो जो धरती है वो फ्लैट हो गई। तो ये उन लोगों की धारणा है, उन सामान्य जनों की धारणा है जो इस पृथ्वी को फ्लैट समझते थे, अथवा अब भी कुछ लोग समझते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी समझते होंगे ऐसा। तो देखिए, मैं अपने इतिहास की बातों को दो प्रकार से समझता हूँ। एक तो विद्वान लोग रहे होंगे जो इस चीज़ को बहुत बढ़िया प्रकार से जानते रहे होंगे, और बहुत से सामान्य लोग भी तो रहे होंगे। हम ये क्यों कहते हैं कि सब के सब विद्वान रहे होंगे? तो जब आम या सामान्य आदमी रहे होंगे तो सामान्य आदमी का भी तो कुछ सोच रहा होगा, और अगर सामान्य आदमी कुछ सोच रहा होगा तो उनकी बातें भी तो शास्त्र व्यवहार में कहीं ना कहीं आ सकती हैं। इसलिए ये कोई अनावश्यक नहीं है, ये असंभावित नहीं है कि उनकी बातें भी आ गई। विद्वानों ने तो शुरू से ही ये माना कि पृथ्वी गोल होती है, परंतु जो सामान्य व्यक्ति हैं उन्होंने ये माना कि पृथ्वी गोल थी। उसके बाद प्रजापति आए और प्रजापति ने उसको प्रथन किया। प्रथन माने दबाना, तो उससे वो फ्लैट हो गई, उससे वो फ्लैट हो गई जिस पर हम लोग चलते हैं, है ना। तो ये एक माइथोलॉजी की बात है, ये गाथा शास्त्र की बात है, और उसके कारण से वो उस प्रकार से बन गई। ये अवधारणा थी जब पृथ्वी शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो ये अवधारणा चलती आई हजारों साल से, और न्याय शास्त्र में जब ये अवधारणा आई तो वही पृथ्वी शब्द एक टेक्निकल टर्म हो गया, वही पृथ्वी शब्द एक पारिभाषिक शब्द हो गया। और उस पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत ये बताया कि वो पृथ्वी वो होती है जिसमें कि गंध होती, गंध वाली होती। तो पृथ्वी गंध वाली होती है, इस प्रकार की बात अथवा इस प्रकार के विवेचन अपने इस न्याय शास्त्र में किया। और फिर इसमें कहा कि ये पृथ्वी अनेक प्रकार की होती है, घ्राण, शरीर, मृतपिंड, पाषाण, वृक्ष इत्यादि के रूप में होती है, और उसमें इतने गुण होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तो विशेष गुण होते हैं, और संख्या, परिमाण इत्यादि सामान्य गुण होते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, न्याय शास्त्र में कुछ विशेष गुण हैं और कुछ सामान्य गुण हैं। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श ये विशेष गुण हैं, और उसके पश्चात संख्या, परिमाण, पृथक्त्व इत्यादि ये एक सामान्य गुण है। ये उसमें अवश्य होते हैं, तो ये उसमें वर्तमान होते हैं। और इनमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि दो में रहते हैं, और कुछ एकमात्र एक में ही रहते हैं। जैसे कि पृथक्त्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, ये दो में रहते हैं। और बाकी जो हैं
संख्या भी दो में रहती है, संख्या तो बहुतों में रहती है। परिमाण है, गुरुत्व है, द्रवत्व है, वो सभी एक में रहता है। तो इस प्रकार से ये गुणों वाली पृथ्वी होती है, ऐसा बताया है। और ये दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप होती है और अनित्य कार्य रूप होती है। तो नित्य परमाणु रूप होती है, इसका मतलब है कि वह छोटा से छोटा अंश जिससे छोटा न किया जा सके, वह छोटा से छोटा अंश। अब परमाणु के संबंध में बहुत सी कहने की बातें हैं, परंतु आज न तो समय है और न अब इतना विस्तृत करने का अवसर है। तो अन्य कभी अवसर आएगा तो उसको परमाणु के संबंध में अपनी विस्तृत बातें रखेंगे और ये बातें भी रख पाएंगे कि आजकल का जो परमाणु है, एटम है, वो जो अवधारणा है और प्राचीन काल की जो अवधारणा है, वो उसमें से कितनी समान है और कितनी भिन्न है। हम लोग कहते हैं कि वैशेषिक ने परमाणु के संबंध में अपनी बातें पूरी कर ली थी, जो कि आधुनिक विज्ञान से समकक्ष हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी ऐसा है। तो इत्यादि बातों को हम किसी अन्य व्याख्यान में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे कि ये जो अवधारणा है, वो जो वैशेषिक और न्याय के विद्वान हैं, वो कहाँ तक आधुनिक के समकक्ष तक पहुँच गए थे और कहाँ तक आधुनिक के समकक्ष पहुँचने में लोगों को संदेह उठता है, तो और उस संदेह का निवारण कैसे हो पाता है, इत्यादि बातों को हम आगे रख पाएंगे। यहाँ पर तो केवल आज इतना ही कहना है कि परमाणु रूप होती है और कार्य रूप होती है, दो प्रकार की पृथ्वी होती है। तो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर न्याय शास्त्र के इन विषयों का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुति की और आपने मेरी इन बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।